हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमारी सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है। सेल के अंदर हमारी बहुत सारी ऑर्गेनेली होती है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है कि ये 2 लेयर से घिरी रहती है, इसमें 2 लेयर होती हैं। ठीक है, इसलिए फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका द्रव्य में मीन्स इसके अंदर जितना भी द्रव्य है तो कोशिका द्रव्य में उपस्थित दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। ठीक है, उसके बाद कोशिका की खोज जो की थी वो कॉलिकर ने 1857 में की थी, लेकिन इसके बाद 2 साइंटिस्ट आए थे, फ्लेमिंग और अल्टमान। इन्होंने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था। कौन आए थे? फ्लेमिंग और अल्टमान, जिसने इनको बायोप्लास्ट नाम दिया था। फिर एक साइंटिस्ट आए थे, जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ठीक है, तो उन साइंटिस्ट का नाम क्या है? कार्ल बेंड्रा। ठीक है, तो 3 साइंटिस्ट आए। इन साइंटिस्ट को याद रखना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है तीनों, कभी भी पूछ लेता है तो इस चीज़ में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसने खोज की थी और किसने क्या नाम दिया था। तो खोज जो की थी वो कोलिकर ने की थी 1857 में, लेकिन 2 साइंटिस्ट आए थे, फ्लेमिंग और अल्टमान। उन्होंने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट। उसके बाद ये जो कार्ल बेंड्रा थे, इन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ठीक है, तो जब सेल के अंदर हमें पता है कि एक सेल के अंदर मतलब 40 या 40-50 इतने माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, 40-50 होते हैं, तो हम इसको इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कह रहे हैं। अगर एक होता तो हम इसको माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। एक को हम माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं और बहुत सारे को हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है। यूकैरियोटिक सेल हम पहले पढ़ चुके हैं, जो पौधों में और जंतुओं में होती है सेल। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में होता है और इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को हम सूत्र कणिका भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि धागे नुमा एक क्षण नुमा संरचना होती है, इसीलिए सूत्र मीन्स हो गया धागे में कणिका, मतलब कण लगे रहते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो इसको इसलिए हम सूत्र कणिका कह रहे हैं। इंग्लिश में भी माइटो मीन्स होता है थ्रेड और कॉन्ड्रिया मीन्स होता है ग्रेन्यूल मीन्स ये जो क्षणनुमा ये लगे हुए कण। ठीक है, उसके बाद इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। हम इसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, क्योंकि इसमें श्वसन की क्रिया होती है और ये एटीपी के रूप में ऊर्जा को संचित करता है। और जब हमारी सेल को ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है तो ये एनर्जी देता है, इससे ही इसको एनर्जी मिलती है हमारी सेल को। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है इसको समझाने के लिए। ठीक है, ताकि ये अच्छे से समझ में आए। तो ये जो इसकी बाहर की लेयर होती है इसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। वैसे ही अंदर की लेयर जो है ये मुड़ी हुई संरचना है जो अंदर, इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। और इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसको आप लिख लेना। और जो इसमें ये उंगली नुमा संरचना दिख रही है अंदर की ओर फोल्ड, ये इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। इसके ऊपर जो ये लगे हुए हैं छोटे छोटे से कण, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम। इसमें ही हमारी श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन में ये हमारे हेल्प करता है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे यहाँ पूरे में ही राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें डीएनए होता है, ये रहा डीएनए। आरएनए भी होता है इसमें, और क्या होता है इसमें? प्रोटीन युक्त इसमें मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है। अब हम देखेंगे इसके क्या क्या कार्य होते हैं। यहाँ देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है।
हमें पता है कि कोशिका के अंदर हमारा ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, तो वो कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। अब ये ऊर्जा का उत्पादन कैसे कर रहे हैं? हमें पता है कि सेल को बहुत सारे काम करने होते हैं, उसके लिए इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा उत्पन्न करता है कैसे? ये सांस लेता है, ये श्वसन की क्रिया करता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन कोशिकीय श्वसन द्वारा किया जाता है। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है? तो क्या होता है, हमारे सेल में फूड स्टफ है, तो ये क्या करता है, फूड स्टफ को, जो हमारा फूड है उसको ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज कैसे करेगा? कि बॉडी से ऑक्सीजन लेगा और CO2 निकालेगा। ठीक है, तो ये और इसमें एंजाइम की प्रेजेंस में ये करता है। ठीक है, तो क्या हुआ, इसने फूड स्टफ, इसके पास फूड है, ठीक है, तो इसने इसका ऑक्सीकरण किया, ऑक्सीकरण किया। ठीक है, ऑक्सीडेशन में हमने बताया कि CO2 लेते हैं और O2 लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। और एंजाइम और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हुआ और CO2 बाहर निकल गई और हमारा CO2 और वाटर बन गया, जिसमें CO2 हमारी बाहर निकल गई। ठीक है, तो यही काम होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो ये बात समझ आई कि सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारी बॉडी से ऑक्सीजन लेता है और हमारा जो फूड है उसको ऑक्सीडाइज करता है। और जब ये ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, जब ये ऑक्सीजन ले रहा होता है, तो ऑक्सीजन लेके उसमें एंजाइम्स की प्रेजेंस होते हैं। जब ये काम चल रहा होता है श्वसन का, तो इसमें क्या होता है कि हमारी एनर्जी बनती है। और एनर्जी किस रूप में हमारी संचित होती है, मतलब स्टोर होती है। तो जो हमारी एनर्जी बन रही है वो हमारी ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहती है। जब सेल को ज़रूरत होती है तो वो ATP के जो अणु हैं वो सेल के हमारे काम आते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ATP कहते हैं। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, कोशिकीय ऊर्जा के लिए विशेष प्रकार के अणु का उपयोग करती है। कोशिकीय ऊर्जा के लिए विशेष प्रकार के अणु का उपयोग करती है। ठीक है, ATP हमने यहाँ देखा। अब क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भोजन के अणुओं को कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं तथा ATP का निर्माण करने के लिए उसे ऑक्सीजन के साथ मिला देते हैं। वही चीज़ है, अभी हमने समझा जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, भोजन के अणुओं को कार्बोहाइड्रेट के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, और ATP का निर्माण करने के लिए उसमें ऑक्सीजन के साथ मिला देते हैं। वही हमने समझा, हमने फूड लिया और उसमें हमने ऑक्सीजन मिला दी, तो इसको हम कह रहे हैं कि हमने फूड का ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीकरण कर दिया। इस क्रिया में वो एंजाइम्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, CO2 निकल जाती है हमारी। तो ये यहाँ लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया भोजन के अणुओं को कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं और ATP का निर्माण करने के लिए उसे ऑक्सीजन के साथ मिला देते हैं। तो ये होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसको इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, ये अभी हमने यहाँ पे समझ लिया। क्योंकि इसमें क्या होता है, ऊर्जा बनती है और ऊर्जा किसके रूप में स्टोर होती है, ATP के रूप में। जब हमारी सेल को ज़रूरत होती है तो ये ATP उसके काम आते हैं, कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चन है आपके लिए जो हमने पढ़ा उससे ही रिलेटेड, तो आपको ये क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो फर्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? फर्स्ट है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, खोज। ठीक है, उसके बाद ये बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, पूरा नहीं लिखना है, बस कार्य क्या होता है उसका नाम बताना है, क्या करती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को हम हिंदी में क्या कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो किस चीज़ से घिरा हुआ रहता है, हम पढ़ चुके हैं इस बात को। किस प्रक्रिया द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का उत्पादन होता है, हमें उस प्रक्रिया का नाम लिखना है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर आप ज़रूर दीजिए। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।